वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज संजय राठौर एंड आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे। बट गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू एन अकेडमी तो आपके लिए एक डिटेल है कि अब प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन का अन अकेडमी के। तो इट्स बेटर टू टेक इट नाउ। और अगर आप इसको लेते हैं तो आप ये डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टडी आईएएस। तो इससे आपको 10% इस पर डिस्काउंट मिलेगा। और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको बेस्ट पॉसिबल एडवाइस होगी, उसके ऊपर आपको गाइड किया जाएगा। एंड अन अकेडमी में एस्पायर का एक टेस्ट भी हो रहा है, जिससे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर ऑल सिविल एस्पिरेंट्स, जो कि हर महीने के 10th एंड 25th को ये टेस्ट होता है। और इसमें एक्साइटिंग प्राइसेस और स्कॉलरशिप हैं फॉर टॉप 50 रैंकर्स। तो प्लीज़ डू गिव दिस टेस्ट, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें कुछ कोर्सेज हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 5 अक्टूबर से। और आप देख सकते हैं इसके अंदर बायलिंगुअल बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है। तो आपको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द एनालिसिस। बट बिफोर दैट, जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट ब्लू डॉट नेटवर्क। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इट इज़ अ यूएस लेड इनिशिएटिव along with Japan and Australia. Next option is it aims to develop 5G hardware equipments. तो आपको इसका सही जवाब देना है। आप इसका जवाब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है मैं कल के जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो सबसे पहला पेज 1 पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट रिलैक्सेस वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। ठीक है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने ये रिलैक्स किए हैं जो वीज़ा के जो नॉर्म्स हैं, क्योंकि कोरोना के चलते हमने देखा था कि जो फॉरेन जो इनकमिंग फ़्लाइट्स हैं उनको और जो इंडिया से आउटगोइंग फ़्लाइट्स है फॉरेन के लिए उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ठीक है। तो अभी जो नए जो नियम आए उनके अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, रिसर्च एंड मेडिकल रीजंस के लिए अगर जो वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके लिए वीज़ा अवेलेबल होगा। बट एक वीज़ा अभी भी बंद है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है। यानी आप टूरिज्म के पर्पज़ से अगर वीज़ा लेना चाहते हैं इंडिया में आने के लिए तो वो अभी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ टाइमलाइन दी गई है कैसे कैसे जो हमारे जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन थे कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया कोविड के चलते, एंड देन फिर धीरे धीरे कैसे उन्हें रिलैक्स किया गया। तो उसका एक टाइमलाइन है। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता है, वो है आपका एयर बबल स्कीम। तो एयर बबल स्कीम अगर कल का न्यूज़पेपर पढ़ा हो आपने तो वहाँ पे भी इसके बारे में एक थोड़ा बहुत जिक्र था। बेसिकली एयर बबल स्कीम इज़ एक अरेंजमेंट है बिटवीन 2 कंट्रीज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 जो रिस्ट्रिक्शन चल रही थी। तो उसके अंदर 2 कंट्रीज़ के बीच में टू एंड फ्रो जो पैसेंजर्स हैं वो आ जा सके, उसके लिए ये एयर बबल स्कीम डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ किया था। तो इंडिया ने भी कई कंट्रीज़ के साथ कर रखा था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चले तो पेज नंबर 1 पे हम देखते हैं कि यूएस जो है प्रपोज कर रहा है कि वो H1B वीज़ा जो देता है उसको बंद कर दें। ठीक है। सो बेसिकली H1B वीज़ा जो है इसका इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, जो सबसे जो एक पावर हॉर्स है जो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, उसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट असर पड़ सकता है H1B वीज़ा को अगर बंद कर दिया जाए। अब इसका मैं कारण बताऊं तो बेसिकली क्या होता है कि आईटी कंपनीज जो हैं इंडियन, फॉर एग्जांपल TCS, विप्रो, इन्फोसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जैसे फॉरेन प्रोजेक्ट्स उठाती हैं तो ये फॉरेन लोकेशन के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर इंडियन इंजीनियर्स को भेजती हैं रादर देन हायरिंग लोकल इंजीनियर्स। यानी अगर यूएस में कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे वो यूएस से हायरिंग नहीं करके इंडियन इंजीनियर्स को वहाँ भेजती है। तो ये इंडियन आईटी कंपनीज के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है। यही एक कारण है कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो कितना बूम कर रहा है, क्योंकि इंडिया में इंजीनियर्स की कमी नहीं है। सो अगर ये H1B वीज़ा बंद होता है या इसमें कोई किसी तरह का चेंज किया जाता है तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट असर इंडिया के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। तो H1B वीज़ा जो है स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड स्किल जो वर्कर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है। हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। स्पेशलाइज्ड स्किल का
जो वर्कर होता है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री है, उसके अंदर सब जो है वो इंजीनियर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल वीज़ा है। ठीक है, तो अगर इसको कुछ चेंज होता है या इसको स्टॉप किया जाता है तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आर्टिकल देखते हैं जो कि आज के एडिटोरियल में आया था। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है एंड इट इज़ अ मिक्स बिटवीन सम पॉलिटिकल एनालिसिस और कुछ वैल्यू लोडेड टर्म्स हैं, तो हम इसको देखते हैं। तो बेसिकली एक 2+2 मिनिस्ट्रियल फोरम होने के वाला है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और यूएस के बीच में नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इस 2+2 फोरम में बेसिकली होता क्या होता है, ये एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग है बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, और बोथ द कंट्रीज, इंडिया और यूएस के जो फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज के आपस में मिलते हैं, और जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज होते हैं यानी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए या और ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो सबको बहुत वाइडली और होलिस्टिकली से इसमें डील किया जाता है। ठीक है, इस फोरम में। और ये इंडिया और यूएस के एंगेजमेंट के अंदर एक हाईएस्ट लेवल हम कह सकते हैं कि दोनों इस लेवल पे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये पॉलिटिकल व्यू से ये बताता है कि ये जो फोरम है या जो डायलॉग होने वाला है इसकी टाइमिंग बहुत पेक्यूलियर है, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि यूएस में इलेक्शन होने वाला है, लाइक 2 वीक्स और समथिंग इलेक्शन होने वाला है। एंड ऐसे ही कुछ, ये आर्टिकल ऐसा कहता है कि ऐसे ही कुछ साल 2016 में भी हुआ था, जब वहाँ इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले कुछ दिन पहले ऐसा ही सेम एक डायलॉग हुआ था। तो एक आर्टिकल ऐसा कहना चाहता है कि ये जो था, इसकी जो टाइमिंग है ना, ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल गेन को अचीव करने के लिए है। पॉलिटिकल गेन कैसे, कुछ ऐसी डील हो जाए जिससे जो इनकम्बेंट यानी जो अभी जो प्रेसिडेंट है या उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनको हेल्प मिले। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि साल 2015 में पेरिस डील हुई थी, या जो क्लाइमेट डील जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक लैंडमार्क डील थी। तो यूएस ने इलेक्शन से थोड़ा पहले 2016 में जो हुआ था, उससे थोड़ा पहले ये 2+2 फोरम किया और वहाँ इंडिया को इंसिस्ट किया कि आप इस क्लाइमेट डील को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और बाद में हम जैसे कि जानते हैं कुछ दिन बाद में अनाउंसमेंट भी हो गया कि इंडिया विल ज्वाइन पेरिस डील। ठीक है, तो एक तरीके से आर्टिकल ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो डील हुई थी एक एज ए गेन यूज़ किया गया बाई डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो थे बराक ओबामा, वो उस टाइम की जो डेमोक्रेट कैंडिडेट थी इलेक्शन के लिए, हिलरी क्लिंटन, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये जो डील है एक तरीके से कह सकते हैं कि हुई। बट जैसे कि हम जानते हैं कि वो बाद में इलेक्शन हार गई एंड डोनाल्ड ट्रंप आए, और ट्रंप ने क्या किया, अपने आप को इस डील में से बाहर निकाल लिया, ये बोल के कि ये जो डील है ये यूएस के लिए नुकसानदायक है और इंडिया जो है इट विल एक्सट्रैक्ट बिलियंस एंड बिलियंस आउट ऑफ यूएस, ऐसा कहना था इनका। ठीक है, तो ये आर्टिकल ऐसे ही कुछ वापस बताना चाह रहा है कि ऐसे ही कुछ इस बार भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़े दिनों में इलेक्शन होने वाला है यूएस में फिर, तो ऐसा इंडिया को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए कि जैसा 2016 के केस में हुआ था कि जैसे, क्योंकि अगर हम जैसे जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट के अंदर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात हुई थी, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने वाला था, लाइक इंडिया, विद क्लाइमेट अडॉप्शन मेथड एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। ये जो फंड था ये इंडिया को हेल्प करता, और इसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था या कमिट किया था कि वो $100 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करेंगे बाय 2020, ताकि वो इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में जा सके। और बाद में हम जैसे कि जानते हैं यूएस ने इसमें से बैकआउट कर दिया और कभी भी ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ये $100 बिलियन जो है पर ईयर वाला ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये आर्टिकल ऐसा कहना चाहता है कि इंडिया को यही सेम चीज़ अब भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ट्रंप इलेक्ट होकर वापस आए। ऐसा हो सकता है कि अभी एग्रीमेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कर लिया और बाद में पता लगता है कि एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आ गया जो कि जो बाइडन आ गए, तो शायद वो जो पॉलिसीज़ है उनका रिवर्सल हो जाए। तो इंडिया को बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना चाहिए और एक हार्ड बार्गेन लेना चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन में जो इंडिया को बेनिफिशियल हो। ठीक है, ये इस चीज़ में बात करता है। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
एक तो ये बात करता है शांग्री-ला डायलॉग के बारे में, ठीक है। शांग्री-ला डायलॉग इज बेसिकली एन इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम विच इज़ हेल्ड इन सिंगापुर, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये कराता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ठीक है। ये इसको ऑर्गेनाइज कराता है, और ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है which has evolved into a key strategic gathering of Asia Pacific region। तो एशिया पैसिफिक रीजन्स की जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो विजन है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो 2018 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी यहाँ गए थे, और उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी की बात की थी इसके अंदर। और उन्होंने ऐसा बोला था कि जो हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी बना रहे हैं वो किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं बना रहे, क्योंकि ऐसे अप्रीहेंशन था या ऐसा माना जा रहा था कि ये चाइना सेंट्रिक पॉलिसी है। चाइना को कंटेन करने की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो इंडिया की चाइना को कंटेन करने के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला था कि हमारा जो ये टारगेट है किसी सिंगल कंट्री को टारगेट करने का नहीं है, ठीक है। ये एक ब्रॉड विजन है ताकि सबका डेवलपमेंट हो, ऐसा कहना था। बट जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना ने धीरे धीरे ये जो अभी मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है रिसेंटली इन द लद्दाख या जो LAC के ऊपर जो हुआ है, उसके कारण इंडिया का जो है अप्रहेंशन बढ़ गया, और इंडिया हैज़ मूव टूवर्ड्स फोरम लाइक क्वाड, ठीक है। या जो कल हमने बात करी थी कि मालाबार एक्सरसाइज के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी इनविटेशन दे दिया है, ठीक है। तो एक तरीके से जो हमारे इंडो जो पैसिफिक पॉलिसी वो एक्चुअली में एक चाइना सेंट्रिक रूप ले रही है, कि चाइना को कंटेन करने का रूप ले रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट ये बात करता है कुछ एग्रीमेंट्स जो इंडिया ने US के साथ साइन किए हैं। तो ये 4 एग्रीमेंट्स हैं जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से या जो स्ट्रैटेजिक पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और लास्ट है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन सॉरी। सो ये जो 3 एग्रीमेंट है ये साइंड हो चुके हैं, ठीक है। इंडिया और US के बीच में ये साइन हो चुके हैं, एंड दिस इज येट टू बी साइंड। अभी साइन हुआ नहीं है, तो ऐसा एक स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि शायद इस 2+2 में ये साइन हो जाए, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि ये साइन होगा कि नहीं साइन होगा, बट हम ये फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। सो ये 4 एग्रीमेंट्स है जिसमें से लेमोआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेमोआ बेसिकली ऐसा कहता है कि जो इंडिया और जो US की फोर्सेस हैं वो आपस में जो है लॉजिस्टिक्स, यानी जो सामान होता है, हथियार हो गए या जैसे सपोज नेवल पोर्ट्स हो गए एक दूसरे के, उनको यूज़ कर सकता है, ठीक है। या आप एक दूसरे की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है इसमें। और जो आपका कॉमकास्ट है वो बेसिकली जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो एक दूसरे के यूज़ कर सके इंडिया और US, उसके लिए है। एंड जो बेका है ये जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन, बहुत ही हाईली सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट लोकेशन, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, या जो US के जो हाई एंड GPS जो है उसका एक्सेस, या इंडिया का जो नाविक है उसका मिलिट्री एक्सेस, वो देने की बातचीत इसमें हो सकती है, ठीक है। और जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है इसके अंदर जो हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है, लाइक अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की, ठीक है, तो वो उसका जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हो सकता है वो इंडिया को हो सकता है, ठीक है, टू इंडिया। ये 4 एग्रीमेंट हैं, तो इनमें से ये पहले 3 जो हैं वो साइन अप हो चुके हैं इंडिया और US के बीच में, ये साइन होना बाकी है, ठीक है। और ये आर्टिकल एक और एक्ट की बात करता है जिसका नाम होता है काटसा। तो काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है US का जो सेनेट है उसने ये लॉ पास किया था, सॉरी US का जो कांग्रेस है उसने ये लॉ पास किया था। एंड देन इसके अंदर ऐसा है कि कोई भी जो US का एडवर्सरी है विच इंक्लूड्स रशिया एंड योर ईरान एंड योर नॉर्थ कोरिया, ये 3 एडवर्सरी जो कंट्रीज़ हैं US की, अगर इनसे कोई ट्रेड करता है इन डिफेंस या फिर कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट के, तो उसके ऊपर जो US है सैंक्शन लगा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया जो है S-400 मिसाइल सिस्टम प्रोक्योर करना चाहता है रशिया से, बट इसके ऊपर थोड़ा डर है इंडिया को, कहीं
काट सा इम्पोजिशन ना लग जाए। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि हमें ये मिसाइल सिस्टम मिले और हम लोग जो हैं काटसा से भी बच जाएं इसके। ठीक है, तो ये सब कुछ बात करता है ये आर्टिकल। और नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम ये एक और एडिटोरियल पेज पे ही आया था एक और आर्टिकल। तो बेसिकली ये बात करता है कि जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक हुआ है इसने एक मौका दिया है इंडिया को अपनी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनका जो कैलिबर है, जो उनकी पावर है, वो दिखाने का कि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी कितनी एनहांस हो गई है, ये दिखाने का एक मौका दिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 हुआ तो उसके बाद बहुत तरह की रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुए। तो इसमें इंडिया का जो आईसीएमआर है और जो सीएसआईआर है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली इन्होंने अपना रोल प्ले किया। और हम देखते हैं कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लेके आया ये जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। लाइक अगर हम बात करें तो एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, ठीक है, जो कि एक सीएसआईआर की लैब है। सीएसआईआर मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का रिसर्च के अंदर। उसकी ये IGIB जो लैब है, इसने डिज़ाइन किया एक कोविड-19 डिटेक्शन टेस्ट जिसका नाम है फेलुदा, ठीक है। ये टेस्ट इसने डेमोन्स्ट्रेट किया और इसकी भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है ये। और देखा गया कि ये जो सोल्यूशन है इसकी, जो हमने कल भी बात किया था कि सेंसिटिविटी इज़ कंपेरेबल टू जो RT-PCR जो टेस्ट होता है उसके कंपेरेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो कि है IIT खड़गपुर, ठीक है। इसने हम कल डिस्कस किया था, इसने कोविरैप नाम का एक डिवाइस बनाया है, ठीक है। उसकी भी बहुत हाई सेंसिटिविटी है विच इज़ कंपेरेबल टू RT-PCR, ठीक है। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है ये कॉस्ट इफेक्टिव है एंड दीज आर प्रीटी फास्ट, यानी जो इनका जो रिजल्ट टाइम है वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू RT-PCR जिसके अंदर करीब 7 से 8 घंटे लग जाते हैं टेस्ट होने में। वहीं ये जो दोनों टेस्ट हैं ये बहुत कम टाइम लेते हैं, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और साथ में इनकी सेंसिटिविटी भी बहुत हाई है। तो इस बारे में ये बात करता है कि इंडिया ने बहुत ईजीली इनको डेवलप किया है और ये कहता है कि ये जो है साथ ही साथ ये पोर्टेबल भी हैं, जिससे रूरल एरियाज़ जो है उनको एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि RT-PCR मशीन एक बहुत बड़ा सेटअप है, उसको रूरल एरियाज़ में नहीं ले जाया जा सकता। तो वहाँ जो है डॉक्टर्स को जाना पड़ता है सैंपल्स लेने, ठीक है, जिससे उनके कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी आई, ये जो टेक्नोलॉजी को अगर कमर्शियली यूज़ जैसी अवेलेबल हो जाएंगी, उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनको सैंपल लेने वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो मशीन है यही वहाँ लेके जाई जा सकती है। और साथ ही साथ जो अब तक जो नेसल स्वैब यानी जो नाक से वो जो स्वैब निकाल के हम जो लोग टेस्टिंग करते थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सलाइवा बेस्ड टेस्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सैंपल लेने के लिए, बल्कि जो पेशेंट खुद है वो अपना सलाइवा सैंपल दे पाएगा, ठीक है। इससे जो डॉक्टर्स हैं उनका कोरोना होने का खतरा भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट ये एक चीज़ ये भी कहता है कि ये जो टेस्ट है, जैसे कि हमने एंटीजन टेस्ट के केस में देखा था, ये भी एक फास्ट टेस्ट है, लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसकी जो सेंसिटिविटी है अराउंड 60% है, यानी अगर 100 लोग कोरोना पॉजिटिव इससे टेस्ट किए जाते हैं तो उनमें से शायद 60 लोग ही इस टेस्ट में पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। इसलिए ये फास्ट तो था, बट इट वॉज नॉट एज करेक्ट एज RT-PCR और ये जो दो नए टेस्ट इंडिया ने बनाए हैं, ठीक है। तो उसका कारण भी ये बता रहा है कि बेसिकली ये जो एंटीजन टेस्ट है इसके अंदर जो RNA होता है, वायरल RNA, उसको एम्पलीफाई नहीं किया जाता। एम्पलीफाई मतलब उसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाता, जिसके कारण ये जो टेस्ट है ये इसकी सेंसिटिविटी लो है, ठीक है। वहीं फेल्यूदा और ये जो कोविरैप है इसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो हाई क्यों है, क्योंकि इसमें RNA को एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इस कारण एक ये रीज़न है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी
है ये जो टेस्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब आर्टिकल की तरफ हम बात करते हैं यूएन के बारे में। तो एट 75 द यूएन नीड्स रीबर्थ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 24 जो है वो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और अब 75th एनिवर्सरी है इसकी, यानी डायमंड जुबली है इसकी। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है कि क्या हमने यूएन बनाने से क्या खोया है और क्या पाया है। तो ये सबसे पहले प्रेज करता है कि यूएन के बनने के बाद वर्ल्ड वॉर वापस नहीं हुआ, ठीक है, नो वर्ल्ड वॉर। एंड देन इसका एक कारण ये बताता है क्योंकि अगर जो बात करें इसका जो प्रेडिसेसर था यूएन का, वो जैसे कि हम जानते हैं लीग ऑफ नेशंस था, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसको रोक नहीं पाया, ठीक है। तो क्या कारण रहा उसके बारे में बात करता है। तो ये बेसिकली कहता है कि एक कलेक्टिव कमांड दिया गया इसके अंदर, यूएन के अंदर बिग पावर्स को इनटू यूएनएससी इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई देयर वाज नो थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो जो बिग पावर्स हैं यानी जो P5 कंट्रीज़ जो हैं, इसके अंदर आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड योर यूएस, ये 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये पांचों कंट्रीज़ अपने अपने डोमेन में बहुत उस टाइम के हिसाब से अपने डोमेन में ये बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो इन सबको इसमें एक सीट दिया गया। एक कारण ये भी है कि कभी वर्ल्ड वॉर वापस नहीं हुआ, बट ये जो P5 ग्रुप है इसका देखा गया कि कई बार कम्पिटिटिव इनको जो वेटो पावर दिया गया उनकी वजह से कम्पिटिटिव वेटो होने लगा। तो सब लोग एक दूसरे का इंटरेस्ट बचाने के लिए वेटो पावर का इस्तेमाल करते रहे। जैसे अगर चाइना की बात करें तो इंडिया बार बार जो अजहर मसूद है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात करता था, बट उसको बार बार ये वेटो लगा देता था, ठीक है। तो एक कॉमन गोल कभी अचीव नहीं हो पाया इसमें क्योंकि ये वेटो पावर रही। और दूसरा, अब जो है एक चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है, यानी अब अलग अलग जो सोर्सेज हैं पावर के वो निकल रहे हैं कि इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री बन गया है, बट इंडिया को इसके अंदर सीट नहीं है। इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो इस वेटो पावर की वजह से हार्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया रिफॉर्म चाहता है और भी कंट्रीज रिफॉर्म चाहते हैं इसके अंदर, बट जो P5 कंट्रीज का जो वेटो है वो ये रिफॉर्म होने नहीं दे रहा है इसके अंदर। तो ये बात करता है कि एक रिफॉर्म की ज़रूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। तो ये बेसिकली बात करता है एक नया जो इंडियन नेवल शिप है INS अरावती, उसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी के अंदर एट विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। सो इट इज़ द लास्ट ऑफ 4 इंडिजीनियसली बिल्ट ASW स्टेल्थ कॉर्वेट्स। तो ASW मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी ये सबमरीन जो है उसको स्पेसिफिकली डील करने के लिए बनाया गया। और अगर ये बात करें शिप की, अगर इंडियन नेवीज में जो शिप है उनकी बात करें तो उसमें आता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि सबसे बड़ा इसके अंदर शिप होता है। इससे जो एयरक्राफ्ट हैं वो टेक ऑफ कर सकते हैं। देन अगर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की तो उसमें आते हैं वॉरशिप्स, जो उससे छोटा होता है और उसके अंदर तरह तरह की मिसाइलें, रेडार्स और मल्टीपल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। मतलब अपने आप में एक बैटल शिप होता है वॉरशिप जो है, ठीक है। उससे छोटा जो होता है वो होता है कॉर्वेट्स, ठीक है। ये एक तरीके से वॉरशिप का ही छोटा रूप होता है और इसमें भी कुछ कुछ सेम इक्विपमेंट्स रहते हैं जो वो कंटेन कर सकता है उतना। और फिर आता है फ्रिगेट्स, ठीक है। तो ये 3 जो होते हैं ना पावर हॉर्सेस हैं इंडियन नेवी के। फ्रिगेट्स जो है सबसे छोटा होता है, उसको बहुत जो कम इम्पोर्टेंस की जो यूजेज है उसमें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें INS करावती की तो ये एक कॉर्वेट क्लास है। और अगर बात करें तो ये एक कॉर्वेट शिप है, कॉर्वेट स्टेल्थ शिप है। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि बेसिकली रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये चुपके से यानी एक कॉवर्ट तरीके से ये एनिमी की टेरिटरी में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। और दूसरा इसके बारे में एक खास बात यह है कि ये इंडियन मेड स्टील से पूरी तरह एक हाई ग्रेड इंडियन जो स्टील है उससे उसको यूज़ करके बनाया गया। अगर मैं हाई ग्रेड स्टील की बात करूँ तो वो उसका नाम है DMR 249A स्टील, ठीक है, जो कि इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ है और इंडिया में ही ये शिप भी बना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इसके बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं
तो ये आर्टिकल एक बात कर रहा है कि एक नई ऐप बनाई है नेशनल म्यूजियम ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। तो बेसिकली ये गूगल आर्ट और कल्चर की ऐप है जिसके साथ कोलैबोरेट किया हमारे जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है उसने, और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट से आप जो है मिनिएचर पेंटिंग्स जो है इंडिया की, जो कि प्रेजेंट है हमारे नेशनल म्यूजियम में, उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है, इसके बारे में प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जा सकता है कि लाइफ इन मिनिएचर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कल्चर मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मिनिएचर पेंटिंग्स को देखा जा सकता है गूगल आर्ट एंड कल्चर ऐप के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें तो ये बात कर रहा है कि CPIW बेस ईयर जो है उसको रिवाइज कर दिया गया 2016, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CPI एक्चुअली है क्या। CPI इज नथिंग बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट मेजर्स द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर, ठीक है, कि ओवर टाइम जो कुछ कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर क्या प्राइस राइज हो रहा है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। और इसको फिर हमारा जो RBI है वो यूज़ करता है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर 2 महीने में RBI में जो मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप है उसकी जो मीटिंग होती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या इंटरेस्ट रहेगा, उससे हम इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें CPI की, तो CPI 4 तरह के होते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर, और फिर अगर इनको कलेक्टिवली भी बोलते हैं और कभी कभी अलग अलग से भी बोलते हैं कि CPI रूरल अलग है, CPI अर्बन अलग है, एंड देन CPI कंबाइंड। तो ये जो आप पहले 3 जो देख रहे हो ये निकालता है आपका लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जो 4th वाला है ये कंपाइल किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है मॉस्पी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका अब नाम चेंज होकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। और अगर इसकी बेस ईयर की बात करें तो इसका बेस ईयर जो है वो 2012 है। अगर वापस हम इस आर्टिकल पे हैं तो बेसिकली इस बार क्या किया, जो CPI-IW है यानी जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके लिए बेस ईयर चेंज किया गया है, ठीक है। जो कंबाइंड जो है वो उसका जो बेस ईयर है वो 2012 है, बट जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके लिए ये 2016 कर दिया गया अब, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये CPI-IW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर का जो यूज़ है वो बेसिकली डियरनेस अलाउंस देने के लिए होता है। डियरनेस अलाउंस जिसको हिंदी में शायद महंगाई भत्ता कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफिस सर्वेंट्स जो होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनको दिया जाता है ये, ताकि वो जो महंगाई है, जो राइज हो रहा है प्राइस का, उससे डील कर सकें, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है कि इसके अंदर जो है थोड़ा और रिकैलिब्रेट किया गया है CPI-IW को। बेसिकली इसमें फूड एंड बेवरेजेस को जो है उनका जो वेटेज है उसको रिड्यूस करके फ्रॉम 46% टू 39% कर दिया गया है। और जो हाउसिंग के जो स्पेंडिंग है उसको 15% से 17% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है इसमें जो किया गया है। नेक्स्ट ये आर्टिकल बात करता है कि जो CPI फॉर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वर्कर जो है उसको भी, उसका जो बेस ईयर है उसको भी चेंज करने की बात हो रही है, ठीक है। जो कि अभी तक 1986 से 1987 तक था। तो कितना पुराना ये बेस ईयर है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं जो सोसाइटी में और जो इकोनॉमी में, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो बेस ईयर है उसको चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो CPI-IW जो है उसका बेस ईयर पहले 2001 था, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग इकोनॉमिक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए बेस ईयर चेंज किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इसके बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि CPCB फ्लैग्स अनसेफ डिस्पोजल ऑफ कार्केसेस। कार्केसेस मतलब डेड रिमेन्स, या जो जो कंकाल होता है उसको कहते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स का, उसको कार्केसेस कहते हैं, ठीक है। अगर हम उससे पहले हम आर्टिकल को देखें उससे पहले हम थोड़ा CPCB के बारे में जान लेते हैं। तो CPCB जो है इट स्टैंड फॉर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी मतलब एक जो पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इसे बनाया गया, ठीक है, उसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया है। तो इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1974 अंडर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट।
इसके अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। ये वाला एक्ट है जिसके अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया, तो ज़रूर याद रखिएगा। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी पावर्स और जो फंक्शंस हैं, दे आर डिफाइंड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। It serves as a field formation and also provide technical service to Ministry of Environment and Forest, ठीक है। जो हमारी मिनिस्ट्री है MOEFCCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर ये काम करती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। इसके अंडर भी इसके पास पावर है। तो जो इसके जो फंक्शंस हैं वो वाटर एंड जो एयर एक्ट है 1981, उसके अंदर इसको जो पावर्स हैं वो बताए गए हैं। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है टू प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ स्टेट्स बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। एक तो वाटर पॉल्यूशन को देखने का काम है, दूसरा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल अबेट एयर पॉल्यूशन ऑफ द कंट्री। दूसरा एयर पॉल्यूशन का काम है, जैसा कि हम जानते हैं कि AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी CPCB निकालता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ इसके फंक्शंस हैं। अब हम वापस आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो बेसिकली CPCB ऐसा कह रहा है, इंडिया के अंदर 30% जो एनिमल्स डेड कैटल हैं एंड 40% ऑफ गोड्स हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता, जिसके कारण एनवायरमेंटल हैजार्ड होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर इन जो जानवर है, ये जो डेड रिमेन्स हैं इनको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो इनका बहुत बढ़िया एक कमर्शियल एप्लीकेशन हो सकता है, जिससे टेक्निकल फैट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि अगर हमें एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे हम इनको कमर्शियली या तो कमर्शियली यूज़ कर सकें, और अगर कमर्शियली यूज़ पॉसिबल नहीं है तो इनका डिस्पोजल प्रॉपरली हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि इससे बर्ड हिट हैजार्ड्स बढ़ जाते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो इसका एक अगर मैं आइडिया दूँ, सपोज़ ये कोई एयरपोर्ट है तो इसके पास कोई डेड, क्योंकि आप देखते हो यूजुअली एयरपोर्ट के आसपास का एरिया खाली होता है, तो वहाँ पे कई बार लोग ये जो डेड रिमेन्स हैं एनिमल्स के, ये पाए जाते हैं, तो जिसके कारण कई सारी बर्ड जो होती हैं वो यहाँ पे फ्लॉक कर जाती हैं, ठीक है। और उनका खतरा बढ़ जाता है एयरक्राफ्ट से टकराने का, जिससे एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका है या तो इनका कमर्शियल यूज़ हो, और अगर कमर्शियल यूज़ पॉसिबल नहीं है तो इनका प्रॉपर डिस्पोजल हो। तो डिस्पोजल कैसे हो सकता है, या तो डीप बरियल कर दो, या उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए, या फिर इंसिनरेशन कर दिया जाए। इंसिनरेशन मतलब बर्निंग, ठीक है। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, जैसा कि आप एक मशीन देख रहे हैं, ये इंस्टॉल्ड है एट दिल्ली ज़ू, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेड रिमेन्स होते हैं या जो एक्सक्रीटा होता है उसको मतलब जला देते हैं, ठीक है, ताकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। तो ये कुछ डिटेल थी, ये आर्टिकल बात कर रहा था इसके बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा आर्टिकल है वो नाग मिसाइल के बात कर रहा है। तो जो नाग मिसाइल हम जानते हैं कि इज़ वन ऑफ द 5 मिसाइल्स विच वर constructed under India's integrated guided missile development program, ठीक है। ये जो प्रोग्राम था जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो हेड कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये जो प्रोग्राम था इसको हेड किया था, और इसके अंदर 5 मिसाइल्स डेवलप की थी इंडिया ने। तो उसमें अगर पहली मिसाइल की बात करें तो पहली थी अग्नि, देन योर आकाश, then your Trishul, then your Prithvi, and last was Nag, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं त्रिशूल को डिकमीशन कर दिया गया, और अग्नि जो है इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी ज़मीन से ज़मीन पे वार करने वाली एक मिसाइल है। आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी फ्रॉम सरफेस इट विल अटैक एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन एयर, ठीक है। और पृथ्वी की बात करें तो ये फिर एक सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, सॉरी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एंड जो नाग जो है वो है एक एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। तो अभी रिसेंटली DRDO ने इसका टेस्टिंग किया है और इसका 3rd जनरेशन डेवलप किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसका 3rd जनरेशन है और ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है, ठीक है।
और इसके अंदर जो फीचर्स की बात करें तो इसमें एक फायर एंड फॉरगेट फीचर है और टॉप अटैक फीचर है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक टैंक होता है वो एक बहुत ही हेविली आर्मर्ड व्हीकल होता है। ठीक है, नॉर्मल एमिनेशन से टैंक को हार्म पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के लिए एक स्पेसिफिक मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया जो कि हमारे इंडिया में नाग है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर टॉप अटैक की बात करें तो एक टैंक, अगर जैसे सपोज ये एक टैंक है तो टैंक का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है वो होता है इसका टॉप। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर जहाँ से अंदर बाहर होता है, तो यहाँ पे ये जो मिसाइल है ये अटैक करता है। राइट, अगर हम बात करें नेक्स्ट फायर एंड फॉरगेट की, तो फायर एंड फॉरगेट जो है वो बेसिकली ये है कि अगर सपोज ये एक एनिमी टारगेट है तो यहाँ से अगर इसको लॉन्च किया जाता है तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट, यानी इस जो टैंक की जो लाइन ऑफ साइट है इससे मूव करके यहाँ चला गया तो अपने आप ये जो मिसाइल है इसको डिटेक्ट करेगा एंड फायर कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो हमारी जो नई जो थर्ड जनरेशन मिसाइल है उसके अंदर यूज़ किया गया, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल बात करता है नमिका की। तो ये जो नाग जो मिसाइल है इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो किसी कैरियर, लैंड बेस्ड कैरियर, किसी ट्रक के ऊपर लगा दिया या किसी टैंक के ऊपर लगा दिया वैसे यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसे हेलीकॉप्टर के थ्रू यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर के ऊपर इसे माउंट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली अगर कैरियर की बात करें तो इसको बोलते हैं नमिका, और जब इसे हेलीकॉप्टर से यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं हेलिना। तो ये दो वेरिएंट्स हैं इसके मिसाइल के। ठीक है, तो अगर हेलीकॉप्टर माउंटेड है तो हेलिना कहलाता है, कैरियर माउंटेड है तो नमिका कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस आर्टिकल में। तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ आज वैल्यू का सीखा है तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू एंड बाय बाय।